अब आपको देश के एक और बड़े खतरे के बारे में जानकारी देने का समय है और यह भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। इसका नाम आपने पक्का सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। आज मुंबई में पुलिस ने बड़ा ऐलान किया। डिजिटल अरेस्ट में सबसे बड़ी लूट का ऐलान है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो इस समस्या पर संज्ञान लिया। केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। डिजिटल अरेस्ट स्कैम। डिजिटल अरेस्ट। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। केंद्र और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। डिजिटल अरेस्ट में सबसे बड़ी डिजिटल लूट। एक पति और एक पत्नी, 40 दिन की कैद। सत्ताईस बैंक ट्रांजैक्शन, 58 करोड़ की लूट। 8 डिजिटल लुटेरे अरेस्ट। छह 6,000 बैंक अकाउंट फ्रीज। मुंबई पुलिस के पीछे खड़े 7 आदमी, इनके चेहरे छिपे हैं लेकिन कुकर्म बाहर आ चुके हैं। वर्चुअली गुनाह करने वालों को फिजिकली देख लीजिए। डिजिटल अरेस्ट स्कैम हमारे सामने आया है। इसमें खास बात यह है कि एक 72 वर्ष के सीनियर सिटीजन और उनकी वाइफ को इसका विक्टिम बनाया गया है। 27 ट्रांजैक्शंस में लगभग 57 ट्रांजैक्शंस में लगभग 58 करोड़ विक्टिम ने गंवा दिए। ये जो मनी रिकवरी हुई है, जो अब तक लगभग 4 करोड़ रुपए की है, जो मनी फ्रीज हुआ है, अल्टीमेटली जो विक्टिम को मिल जाएगा। देश के विभिन्न स्थानों से मनी विड्रॉल हुए। उड़ीसा से हुआ है, राजस्थान से हुआ है, गुजरात से हुआ है, हर स्टेट से हुआ है। साइबर अवेयरनेस ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा इलाज है। हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भी बहुत सारे प्रश्न। एक प्रश्न आता है, इनके पास 58 करोड़ आए कहां से? मुंबई में देश और दुनिया के नामी आर्थिक सलाहकार रहते हैं। पीड़ित मियां बीवी दोनों काफी पढ़े लिखे हैं, 70 साल की उम्र के आसपास हैं। दुनिया देखी है, नियम कानून जानते हैं, फिर भी डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंस गए। 19 अगस्त 2025 से उनकी दुनिया में एक फोन कॉल तूफान लेकर आई। फोन करने वाले ने खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताया। आरोप लगाया कि उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। पति पत्नी को अरेस्ट कर लिया। हर 2 घंटे में डिजिटल कोर्ट में पेशी होने लगी। घर में डिजिटल कैमरे की नजर, घर के बाहर ऑडियो कॉल से कनेक्ट। 40 दिन तक नकली इंट्रोगेशन और असली लूट होती रही। 29 सितंबर 2025 को आखिरी बार बैंक से पैसा निकाला गया। लूटने के 11 दिन बाद तक पीड़ित शांत रहे। आखिरकार 10 अक्टूबर को पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाई। 40 दिन का डिजिटल अरेस्ट, 27 बार बैंक से पैसा निकला, 58 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, 6,000 खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ, कई राज्यों में लूट का पैसा भेजा गया। 58 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन और जिस दंपति से ये ऐंठा गया है या उनको स्कैम किया गया है, वो दंपति बहुत ही वेल एजुकेटेड है। 30 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है पब्लिक और कॉरपोरेट वर्ल्ड में। जो हस्बैंड हैं वो फार्मा कंपनी के पार्टनर रह चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने फाउंड की है, उन्होंने फार्मा कंपनीज को बनाया है
और साथ ही साथ उनको ये जो 58 करोड़ मिले हैं वो IPOs को फ्रक्टिफाई करके मिले हैं। उनकी जो वाइफ हैं उनको भी बैंकिंग का बहुत अच्छा अनुभव है और 30 साल से वो बैंकर हैं। लेकिन फिर भी क्यों ये सक्सेसफुल रहे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जो बिल्कुल रियल लग रहा था। जैसे कि उन्होंने वीडियो कॉल में कोर्ट का पूरा सिस्टम दिखाया जिसमें जज बैठे हुए हैं और उसी कोर्ट का उन्होंने वारंट उनको इशू कर दिया कि आप अरेस्ट में हो गए, डिजिटल अरेस्ट में हो गए, और वारंट भी बिल्कुल सरकारी दस्तावेज की तरह। इसी तरह उन्होंने पुलिस स्टेशन का भी नेटवर्क स्थापित किया, उसमें पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, वर्दी लेकर बैठे हैं, सब कुछ। तो ये सब चीजों की वजह से ये दंपति सुशिक्षित और अनुभवी होने के बावजूद असुशिक्षित और इलिटरेट लोगों के द्वारा स्कैम हो गया। जब हमको ये पता चला, हमने बहुत ही संवेदना के साथ उनकी FIR दर्ज की और तुरंत हम लोग जुट गए। हालांकि 11 दिन गुजर गए थे, लेकिन फिर भी हमने 1930 नेटवर्क से सारे अकाउंट फ्रीज कराने चालू किए। हजारों की अकाउंट्स की संख्या में पैसा चला गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें अच्छी सफलता मिली है और हमने इसको पार्शियली डिटेक्ट किया है। मुंबई पुलिस से भी हमने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, जिसकी वजह से 7 आरोपी हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही साथ लगभग 4 करोड़ रुपया हम फ्रीज कर चुके हैं, जो अल्टीमेटली विक्टिम को वापस मिल जाएगा। लूट का शिकार हुए पीड़ित पति पत्नी की पहचान गुप्त रखती गई है, लेकिन इस केस में डिजिटल कैद की अवधि हैरान करती है। डिजिटल अरेस्ट में देश की सबसे बड़ी लूट में कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। ये लुटेरे सिर्फ उन्हीं को क्यों फर्जी अरेस्ट करते हैं जिनके अकाउंट में मोटी रकम होती है। ये शायद पहली बार होगा जब 6000 खातों में पार्क की गई लूट की रकम को समय रहते हुए फ्रीज कर दिया गया। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि विक्टिम के अकाउंट से जो पैसा लूटा गया था वो जल्द ही उनको वापस मिल जाएगा। ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकार, पुलिस और बैंक मिलकर इस बीमारी को जड़ से उखाड़कर जल्द से जल्द फेंक दे। देश के विभिन्न स्थानों से मनी विड्रॉल हुए, उड़ीसा से हुआ है, राजस्थान से हुआ है, गुजरात से हुआ है, हर स्टेट से हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इनका नेटवर्क है, कितना अच्छा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये क्राइम लोगों की जानकारी के अभाव की वजह से तो हो ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साइबर अवेयरनेस ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन हमारे बैंकिंग सिस्टम पे भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। लोग हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में मनी म्यूल अकाउंट कैसे बना ले रहे हैं? आज के डिजिटल युग में जब बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, जब आपकी सारे आइडेंटिफिकेशंस डिजिटाइज हो चुके हैं, तब भी लोग मनी म्यूल अकाउंट्स लाखों की मात्रा में देश भर में बना रहे हैं। कुछ आप बंद करो, इस केस में ही हजारों की मात्रा में मनी म्यूल अकाउंट बंद हो जाएंगे, लेकिन लाखों और खुल जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने खामियां हैं और कुछ ऑफिसर्स अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम एक SOP बना रहे हैं कि मनी म्यूल अकाउंट्स की क्या क्या KYC होनी चाहिए, क्या मापदंड होनी चाहिए, क्या बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन होने चाहिए। ऐसा भी हम देख रहे हैं कि वहां ऑफिस ही नहीं एग्जिस्ट करता, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और उस ऑफिस के आधार पर KYC करके उसको बैंक अकाउंट दे दिया गया, मनी म्यूल अकाउंट होल्डर को करंट अकाउंट दिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा खामी है बैंकिंग सिस्टम में। इसको दूर करने के लिए हम सबको कोलैबोरेट करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार अखबार और टीवी पर विज्ञापन दे रही है। बार बार बताया जा रहा है कि भारत में ना तो किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और ना ही ED और CBI की कोर्ट में डिजिटली पूछताछ होती है। फिर भी लोग बार बार इन ठगों का शिकार हो जाते हैं। सफल बिजनेसमैन की जिंदगी को 40 दिन तक झूठी कैद में रखा गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस बीच क्या इनके परिवार, परिजन या कर्मचारी ने इनसे मिलने की कोशिश नहीं की होगी? क्या 40 दिन तक ये बाहरी दुनिया से पूर्ण तरीके से कटे हुए थे? वहीं इस पूरे मामले में लूट के 11 दिन बाद FIR दर्ज कराई गई। वहीं जिसके साथ गुजरती है उसी को सच्चाई का पता होता है। बाहर की दुनिया में इस
बात को कोई सच नहीं मानेगा, मगर इसमें सच्चाई मौजूद है। जब भी डिजिटल अरेस्ट की बात आती है, हर बार मेरे मन में भी एक सवाल होता है। पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, फिजिकली विड्रॉ होने यानी एटीएम से निकाले जाने के पहले तक वो पैसा बैंक में ही रहता है। ऐसे में कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। बड़े लेन देन में बैंक ग्राहक को फौरन फोन करके पूछते हैं कि पैसा जारी करना है या नहीं करना है। कभी भी आप निकाल के देखें। फिर अगर 40 दिन में 58 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए तो बैंक को शक क्यों नहीं हुआ? तब जबकि पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट और लूट को लेकर माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। जब एक बड़ी धनराशि छोटे छोटे हिस्से में हजारों बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो उन्हें पहले किसी एक अकाउंट से जोड़ा जाता है, तभी वो ट्रांसफर होता होगा। तो ऐसे मास्टर अकाउंट पर नजर बैंकों द्वारा क्यों नहीं रखी जाती, जहां से हजारों बैंक अकाउंट जोड़े जाते हैं या फिर जोड़े हुए हैं? और सबसे बड़ी बात, लुटेरों को उन बैंक अकाउंट्स के बारे में कैसे पता चल जाता है जिनमें लाखों करोड़ों रुपए जमा होते हैं? मेरा मानना है कि इस दिशा में आरबीआई को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। बैंकों को सतर्क करना चाहिए। बैंकों की अंदरूनी व्यवस्था को, जी हां, बैंकों की अंदरूनी व्यवस्था को चौकन्ना, पारदर्शी और फूल प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है, वरना ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो बैंकों के पास होती है वो लुटेरों तक कैसे पहुंच जाती है। संयोग देखिए, जब देश के सामने डिजिटल अरेस्ट में सबसे बड़ी लूट की खबर आई, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर खुद ही संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के सामने एक केस आया जिसमें फर्जी कोर्ट ऑर्डर दिखाकर अंबाला के बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट किया और फिर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वसूली की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह साधारण गुनाह नहीं है, यह जनता के विश्वास की नींव को हिलाने वाला गुनाह है। इसमें न्याय के लिए राज्य और केंद्र को सहयोग करना होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मैं फिर दोहरा दूं कि देश में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर कभी आपके पास ऐसा कोई फोन आए कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है तो कतई विश्वास मत करिए, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर है। जैसे ही कोई डिजिटल अरेस्ट की बात कहे, फौरन समझ जाए कि आपको धोखा दिया जाने वाला है। विश्वास ना करें। फोन नंबर की जानकारी सरकार को दें, पुलिस को दें। हमारे देश में कोई ईडी, सीबीआई डिजिटल कोर्ट में पूछताछ नहीं करती है। जब भी आपको पूछताछ के लिए बुलाना होगा तो या तो अपने दफ्तर बुलाएंगे या कोर्ट का ऑर्डर आपको पहुंचाएंगे। इसीलिए ये लोग फ्रॉड होते हैं। हमने डिजिटल अरेस्ट से आपको बचाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की भी राय ली है। आप इसे सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज आपके साथ ना घटे तो इसके लिए 5 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट शब्द ही कानूनन नहीं है। ये शब्द ही गलत है, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। यदि कोई आपको डराए कि वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है तो ये गलत है। दूसरी बात कि कोई भी केस सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। सीधे सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकाल देना और वो भी एक वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कराना, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तीसरी चीज कि जितने भी सेंट्रल जांच एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनसीबी है या कोई क्राइम ब्रांच है, इनके रोल अलग हैं। ये एक ही केस में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपने यदि किसी बाहर से किसी पैसे का लेन देन नहीं किया है तो ईडी का तब तक नहीं आएगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो डाउटफुल हो जाती है जब किसी भी ऐसी एजेंसी को सीधे सीधे कोई इंपर्सोनेट कर देता है। चौथी चीज, एक ऐप ध्यान रख लीजिए, मोबी आर्मर करके। यदि कोई वो लिंक भेजकर आपको कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कराता है भरोसा दिलाने के लिए, देखिए आपका अरेस्ट वारंट है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐसी किसी भी लिंक को आप वेरीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मोबी आर्मर एक ऐप है, उसमें आप लिंक वेरीफाई कर सकते हैं कि लिंक क्लोन तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, मैलिशियस तो नहीं है। और दूसरी बात, आप कोई क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं। यदि कल के दिन कोई वो क्यूआर कोड भेजे आपको कि ये फर्जी क्यूआर कोड तो नहीं है, मैलिशियस तो नहीं है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करा रहा है तो वो भी आप स्कैन कर सकते हैं मोबी आर्मर के थ्रू कि ये ऐप ट्रस्टवर्दी है या नहीं है और ये प्ले स्टोर से आ रही है या नहीं आ रही है। वाईफाई भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें, खास तौर से सीनियर सिटीजन्स, तो जो भी बैंक अकाउंट ऑनलाइन आपके ट्रांजेक्शन्स करता है उसमें कुछ रेगुलेशंस करते हैं। उसमें पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करते हैं कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना करें, और यदि वो लिमिट चेंज करना है तो आपको
किसी और को के संग भी डिस्कशन करना पड़े। आप अपनी वाइफ के संग या बच्चों के संग डिस्कशन करके ही चेंज कर पाए या उनसे भी कोई OTP लेना पड़े। ऐसे में क्या होगा, आप गलती से डर के कारण कोई लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे और किसी से बातचीत तो करेंगे, ये बातचीत आपको ऐसी सिचुएशन से बचा लेगी। ये 5 चीज़ें ध्यान रखिए और ऐसी किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बचाइए, लोगों को भी बताइए।